देश में कुछ समय पहले असहिष्णुता को लेकर कितना बवाल मचा था आप जानते हैं। रोहित वेमुला की मौत पर भी देश में जमकर हंगामा हुआ, लेकिन दक्षिण के राज्य केरल में एक के बाद एक राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं और देश में कहीं कोई आवाज नहीं उठी। ये सवाल देश की संसद में बीजेपी ने उठाया तो सदन में जमकर हंगामा मच गया। लेकिन बीजेपी ने जो सवाल उठाया, क्या वाकई वो सच है? आखिर क्यों केरल में एक के बाद एक राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं? ये सवाल वाकई बड़ा है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको केरल में खूनी पॉलिटिक्स का पूरा सच दिखाने जा रहे हैं। क्यों जल रहा है केरल? क्यों एक के बाद एक हो रही हैं हत्याएं? जुलाई को केरल के तिरुवनंतपुरम में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के बाद अब ये सवाल बड़ा होता जा रहा है कि आखिर केरल में राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा। ये कैसा संघर्ष है, ये कैसी सियासत जिसमें दो अलग अलग विचारधाराओं के टकराव और अपने पैर जमाने को लेकर मची होड़ का खामियाजा लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। देश के दक्षिण में बसे इस छोटे से राज्य में ऐसी कैसी राजनीतिक अस्थिरता ने अपनी जड़ें जमा ली हैं जो बार बार अपने पनपने के लिए खून देश के दक्षिण में बसे इस छोटे से राज्य में ऐसी कैसी राजनीतिक अस्थिरता ने अपनी जड़ें जमा ली हैं जो बार बार अपने पनपने के लिए खून मांग रही है। भारतीय राजनीति की प्रयोगशाला कहे जाने वाले केरल में ये कैसा प्रयोग हो रहा है? इस सवाल के जवाब के लिए आज हम तह तक जाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इसके पीछे का पूरा सच क्या है, क्योंकि 3 करोड़ 40 लाख जनसंख्या वाले इस राज्य की तासीर में ये बदलाव अचानक ही नहीं आया है। इसका पूरा इतिहास है जिसको आपको समझना होगा। ताजा मामला इसी शनिवार का है, जब एक हिस्ट्री सीटर अपराधी के नेतृत्व वाले गिरोह ने शनिवार की देर रात आरएसएस के 34 साल के कार्यवाहक राजेश पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि उसका बायां हाथ काट दिया गया और उसके शरीर पर हथियार से दर्जनों वार किए गए। हत्या का आरोप सीपीएम के सदस्यों पर लगा था, लेकिन सीपीएम ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। 10, 15, 20, 25 मार्क्सिस्ट गुंडाओं ने हथियार लेकर घूम रहे हैं कैपिटल में। वहां ये स्वयं सीपीएम के चीफ मिनिस्टर, मैं सीपीएम के चीफ मिनिस्टर कहना ठीक नहीं, लेकिन हमको ऐसा लगता है वो सीपीएम का चीफ मिनिस्टर है, केरल का चीफ मिनिस्टर नहीं है। कुछ एक्शन नहीं लिया, इसके वजह से राजेश की जान हमको गवाह हो गया है। हकीकत यह है कि आरएसएस की एक तय नीति है कि विशेषकर जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं और जहां लेफ्ट की सरकारें विशेषकर है, वहां कैसे डिस्टेबलाइज करें आरएसएस के द्वारा। केरल के अंदर अगर आप गिनती करेंगे तो आरएसएस से ज्यादा सीपीएम के कार्यकर्ता मारे गए हैं। लेकिन मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। विरोध में बीजेपी ने बंद का ऐलान किया है। ये आग और उबाल इसीलिए क्योंकि हत्याएं लगातार हो रही हैं। कन्नूर में 18 जनवरी को भाजपा के कार्यकर्ता मुल्लापुरम एजुथान संतोष की हत्या की गई। कोझिकोड के पलक्कड़ में 28 दिसंबर को बीजेपी नेता चांदिया कलाइल राधाकृष्णन की हत्या कर दी गई। इतिहास तो खूनी रहा ही है, लेकिन ताजा आंकड़ा देखें तो केरल में बीते 17 महीनों में 17 राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं और ये बड़ी चिंता है, न सिर्फ केरल के लिए बल्कि देश के लिए भी। खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी केरल के सीएम पी विजयन से केरल में बढ़ती हुई राजनीतिक हिंसा पर बातचीत की और कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा स्वीकार्य नहीं है। लेकिन सीपीएम इस फोन करने को भी बीजेपी की राजनीति का हिस्सा बता रही है।
हम ये पूछना चाह रहे हैं, राजनाथ सिंह जी हमारे बहुत रिस्पेक्टेड देश के गृह मंत्री हैं, वो कितने चीफ मिनिस्टर्स को फोन किए? वो क्या शिवराज चौहान को फोन किए? तो ये जो सिलेक्टिव चीजें हैं, और आरएसएस प्रचार, गोबल्स का प्रोपेगेंडा के बारे में आप जान रहे हैं ना कि एक बड़ा झूठ बार बार बोलो तो वो सच बन जाता है, तो ये बहुत बड़ी झूठ है। दिल्ली से बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने केरल में हो रही राजनीतिक हत्याओं के मुद्दे पर जो सवाल उठाए, पहले आप उन्हें सुनिए और समझिए, क्योंकि उन सवालों के बाद केरल में हो रही राजनीतिक हत्याओं के पीछे के सच को ठीक ढंग से समझा जा सकता है। केरल में आरएसएस कार्यकर्ता राजेश की हत्या के बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से संसद में उठाया और विपक्ष पर जोरदार हमला किया। बुधवार को शून्यकाल के दौरान सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ से बीजेपी के सांसद प्रहलाद जोशी ने इस मुद्दे को उठाया। In last 17 months, 17 murders, and every day, every month they are murdering one political person affiliated to either BJP or RSS. It is so much so bad. It is so bad that even the Bala Gokulam was attacked, where children were participated, madam. Children were participated in a julus, and they were attacked and was hurled at BJP office in Trivandrum. The headquarters of the BJP office was attacked. Through you, madam, I would like to ask one question. It is the duty of the state government to protect, and we have to, if at all we have difference of opinion, we should respect each other. This is what democracy tells. But these people, they do not believe in democracy because they are the highest killers in the world. During the communist regime, more than 1 million people have been killed during the communist regime in the world. प्रहलाद जोशी ने केरल में हुई बीजेपी और आरएसएस नेताओं की हत्या की लंबी लिस्ट सदन के सामने रख दी और इस मामले में सीबीआई या फिर एनआईए से जांच कराने की मांग की। Once again I reiterate, it should be inquired by NIA. प्रहलाद जोशी के बाद दिल्ली से बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने मोर्चा संभाला। प्रमोद, रामचंद्रन, विनीश, विष्णु। मीनाक्षी ने शुरुआत ही कुछ नामों से की और एक गंभीर सवाल सदन के सामने रखा। प्रमोद, रामचंद्रन, विनीश, विष्णु, रमित, अनिल कुमार, राधा कृष्णन, विमला, संतोष, निर्मल, रविंद्रनाथ, सुजीत, बिजू, राजेश, ये नाम किसी को समझ आते हैं क्या? लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगी पीलू पहलवान या अखलाक, सबको सुनाई देता है। कारण ये है कि ये 14 नाम उन लोगों के हैं जिनको केरल में राजनीतिक हत्या की गई। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जो लोग असहिष्णुता पर भाषण देते हैं वो लोग लोकतंत्र के अंदर दूसरी विचारधारा के लोगों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। जो लोग लगातार इंटॉलरेंस पर भाषण देते हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं, वो लोकतंत्र के अंदर दूसरी विचारधारा वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये 14 नाम उन लोगों के हैं जहां पर 7 बच्चों के ऊपर अटैक किया गया। अगर पिता घर में नहीं था तो बच्चे की बाजू काटी गई तलवार से, 7 साल के बच्चे की। मेरी आंखों के सामने वो चेहरे याद आते हैं, विमला जिसको जलाकर मार दिया। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि केरल में तालिबान की तरह हत्याएं हो रही हैं और सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग निशाने पर नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस और दूसरे दलों के नेताओं की भी केरल में हत्याएं हो रही हैं। उसके शरीर पर 80 वुंड्स थे पहले हथियार के, और उसका हाथ काटकर फेंक दिया गया था। ये अभी 2 दिन पहले का नृशंस हत्याकांड है, और उस हत्या को याद करते ही जयकृष्णन मास्टर, चंद्रशेखरन, ऐसी सब हत्याएं याद आती हैं जहां पर इतनी क्रूरता और तालिबानिक स्टाइल के साथ लोगों को मारा गया। लगातार आईसिस में शामिल होने वाले लोग अधिकतर इसी राज्य से आते हैं। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि ये आरएसएस और बीजेपी का केवल मुद्दा नहीं है। कन्नौर जैसी कुख्यात जगह पर 40 कांग्रेस के वर्करों को मारा गया है, 7 मुस्लिम लीग के वर्कर्स को मारा गया है, 3 एसडीपीआई के वर्कर्स को मारा गया है। इतना ही नहीं, लेखी ने कहा कि रोहित वेमुला की हत्या पर देश भर में बवाल मचा, लेकिन केरल में कई दलितों की हत्या हो रही है
फिर भी इस मुद्दे पर किसी का ध्यान नहीं। विमला की हत्याकांड बनाना चाहते हैं, जो कि एक आत्महत्या थी, उन्हीं को मैं आज याद दिलाना चाहती हूँ कि वहां पर सबसे अधिक 51 महिलाओं के ऊपर जो है आपराधिक घटनाएं घटी, जिसमें दलित महिलाएं शामिल थी, और जो 14 हत्याओं की मैं बात कर रही हूँ, 14 में से 4 दलित है। बीजेपी के इन आरोपों का जवाब आज केरल के कासरगोड से सांसद पी करुणाकरण ने दिया। हालांकि इस दौरान संसद में खूब हल्ला हंगामा होने लगा। Since they are not in a position to give any reply, it is not proper to make such allegation against these leaders. Besides, they have quoted the CM as terrorist party CPM. They are the senior members of this party. I would like to know Madam Speaker, ये बात सच है कि केरल में राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला एक तरफा नहीं है। कन्नूर पुलिस ने एक आरटीआई के जवाब में बताया कि 16 साल में अगर कन्नूर में आरएसएस बीजेपी के 31 कार्यकर्ताओं का कत्ल हुआ, तो इन्हीं 16 साल में कन्नूर में सीपीएम के भी 30 वर्कर मौत के घाट उतारे गए। केरल को डिफेम करने के लिए एक फॉल्स प्रोपेगेंडा, गिबेल्सियन प्रोपेगेंडा, झूठ प्रोपेगेंडा हो रहा है पूरा देश में। आरएसएस और संघ परिवार ने ये प्रोपेगेंडा के पीछे हैं। पिछले 10 साल का आंकड़े हमारे पास हैं, उसमें 60% जिसका हत्या हुआ वो हमारा आदमी है, सीपीआईएम का कार्यकर्ता है। और पिछले 5 सालों में 59% हमारा कार्यकर्ता का हत्या हुआ, और सबके पीछे आरएसएस है। सीपीएम के आरोप और प्रत्यारोप पर बीजेपी के उस तर्क में भी दम है कि अगर सीपीएम के कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्या केरल में हो रही है, तो वहां क्यों नहीं हो रही जहां बीजेपी की सरकार है। जाहिर है केरल में बीजेपी की मजबूत होती विचारधारा इसकी एक बड़ी वजह है। कैसे, ये हम आपको आगे बताएंगे। 1952 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस को 489 में से 364 सीटें मिली थी और सीपीआई देश की पहली विपक्षी पार्टी बनी थी। लेकिन बाद में सीपीआई में कब्जे और सत्ता को लेकर संघर्ष शुरू हो गया और पार्टी टूट गई। फिर एक वक्त आया कि बंगाल में भी सीपीएम नहीं बची और अब केवल केरल और त्रिपुरा में बची है। और यही वजह है कि आरएसएस कहता है कि वो अपने वजूद को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। आजाद होने के बाद जब हिंदुस्तान में पहली बार चुनाव हुआ, तो उस समय एक बड़ी और मजबूत पार्टी थी सीपीआई। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में वामपंथी दल हाशिए पर हैं, लेकिन पहले आम चुनाव में वो विपक्ष की बड़ी ताकत बनकर उभरे थे। 1952 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस को 489 में से 364 सीटें मिली थी और सीपीआई देश की पहली विपक्षी पार्टी बनी। आजादी से पहले कम्युनिस्ट पार्टी का भारत में अच्छा खासा दखल था। अंग्रेजों के संघर्ष के दिनों में उसका प्रभाव भी ट्रेड यूनियनों पर अच्छा खासा रहा। उसका फायदा पहले आम चुनाव में सीपीआई को मिला, लेकिन उसके बाद सीपीआई में पोलित ब्यूरो पर कब्जे और सत्ता को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। एक धड़ा ऐसा था जो प्रगतिवाद की वकालत करता था, जबकि वहीं दूसरा धड़ा संघर्ष का रास्ता सही मानता था। इसी वैचारिक मतभेद के चलते तीसरे आम चुनाव के बाद 1964 में सीपीआई टूटकर 2 धड़ों में बंट गई, एक सीपीआई और दूसरी सीपीएम। देश में राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदलता रहा और कम्युनिस्ट पार्टियां इससे तालमेल नहीं बिठा सकी। सीपीएम पर हमेशा से ही खूनी राजनीति करने का आरोप लगता रहा है। पूरे विश्व में कम्युनिज्म इज हिपोक्रेसी, ये डबल स्पीक है कम्युनिज्म का, हमेशा ऐसा ही है। आप रशिया की बात ले लो, चाइना के ले लो, जहां जहां साहित्यकारों के खिलाफ, लेखकों के खिलाफ, अच्छे निष्पक्ष इंडिपेंडेंट बुद्धिजीवियों के खिलाफ कम्युनिज्म हमेशा ये काम करते रहते हैं। वहीं अगर लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट ये आरोप लगाती है कि खूनी राजनीति करने वाले वो नहीं बल्कि आरएसएस है। आरएसएस यहां आकर कहे कि हम विक्टिम हैं, भैया हम सब जानते हैं उनकी प्रचार कैसे जो हमला करने वाले विक्टिम बन जाते आरएसएस के नाम लेकर, ये पूरे देश के सामने है। तृणमूल ने
बंगाल में लेफ्ट सरकार को उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू किया। पत्थर के बदले पत्थर की ये रणनीति तृणमूल के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुई और नतीजा ये हुआ कि 2011 में बंगाल पर 34 साल तक राज करने के बाद लेफ्ट को महज 4 साल पहले बनी तृणमूल कांग्रेस ने उखाड़ फेंका और ऐसा फेंका कि वापसी की उम्मीद ही नजर नहीं आ रही। 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने 184 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 42 और लेफ्ट 62 पर सिमट गया। 2011 में लेफ्ट का बंगाल से खात्मा एक बड़ी घटना थी, क्योंकि वो दुनिया में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली लेफ्ट सरकार थी। अब पूरे देश में लेफ्ट पार्टियों के पास सत्ता के नाम पर सिर्फ और सिर्फ केरल ही बचा हुआ है। पूरे देश में लेफ्ट पार्टियों का राजनीतिक करियर अधर में लटका है। केरल में भी लेफ्ट को सत्ता के लिए बारी लगानी पड़ती है। पिछले 4 दशकों में वहाँ का राजनीतिक ट्रेंड यही है। 1970 में सीपीआई की सरकार बनी और 77 में कांग्रेस की। उसके बाद से कांग्रेस और लेफ्ट की बारी बंद गई है। अब आलम यह है कि केरल में भी ताजा राजनीतिक माहौल में सीपीएम की सरकार तो है, लेकिन वो अब सत्ता पर एकाधिकार का दावा नहीं कर सकती। केरल में भी उसकी जड़ों के कमजोर होने के दावे अब ज्यादा जोर पकड़ने लगे। दुनिया के लगभग सभी देशों से वामपंथी सरकारों के खत्म होने की कुछ ऐसी वजह रही जो कमोबेश हर देश से उनके खात्मे में किसी न किसी रूप से जुड़ी रही हैं। जिन देशों में लेफ्टिस्ट सरकारें बची हैं वो इसलिए क्योंकि उन्होंने देर से ही सही लेकिन अपने देश की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को लेकर वामपंथ के सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज किया। कैसे पूरी दुनिया से कम्युनिज्म धीरे धीरे साफ हुआ, अब जरा उसे देखिए। ये दुनिया में वामपंथ के खात्मे का ऐलान करने वाली तस्वीरें हैं। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ टूट गया और उस पर से वामपंथी राज खत्म हुआ। जिस रूस ने दुनिया को वामपंथ का पाठ पढ़ाया, जब उससे ही साथ छूटा तो धीरे धीरे पूरी दुनिया में वामपंथ का प्रभाव खत्म होने लगा। अगर वामपंथ के इतिहास की बात करें तो एक समय दुनिया के कई देशों में सत्ता चलाने वाली लेफ्ट विचारधारा अब सिमटकर सिर्फ 5 देशों तक रह गई है। चीन में वामपंथी सरकार है। इसके अलावा क्यूबा, लाओस, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम में इसी विचारधारा की सरकार है। दुनिया के कई ऐसे भी देश हैं जहां के शीर्ष नेता का संबंध देश की वामपंथी पार्टी से रहा है, लेकिन चूंकि इन देशों में दूसरी पार्टियां भी मौजूद हैं, इसीलिए इन्हें पूरी तरह से वामपंथी देश नहीं कहा जा सकता। जैसे नेपाल, गुयाना और मालडोबा में सत्ता पर लेफ्टिस्ट पार्टियां ही हैं, लेकिन ये सोशलिस्ट देश ज्यादा हैं न कि वामपंथी। चीन में वामपंथ का मतलब माओ है, तो क्यूबा में फिदेल कास्त्रो का वामपंथ चे वेरा से ज्यादा प्रभावित था, न कि रूस के व्लादिमीर लेनिन की विचारधारा से। दुनिया के लगभग सभी देशों से वामपंथी सरकारों के खत्म होने की कुछ ऐसी वजह रही जो कमोबेश हर देश में उनके खात्मे में किसी न किसी रूप से जुड़ी रही। जिन देशों में लेफ्टिस्ट सरकारें बची हैं वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने देर से ही सही अपने देश की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को लेकर वामपंथ के सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज किया। लेफ्टिस्ट सरकारों के खात्मे की एक बड़ी वजह दमनकारी नीतियां रही हैं। न खाता न बही, जो हम कह रहे हैं वही सही वाली नीति। दूसरी बड़ी वजह आर्थिक रही है। वामपंथी देशों ने खुद को काफी समय तक विश्व से काट रखा। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक पिछड़ापन भी आया और गरीबी ने भी घर किया। चीन में 1978 में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ, जिसने 90 के दशक में तेजी पकड़ी। वामपंथी शासन वाले बाकी देश जो अपनी नीतियों पर अड़े रहे, वो धीरे धीरे खत्म होते चले गए। सिर्फ चीन ही एक अपवाद है, क्योंकि चीन ने 90 के दशक में ओपन इकोनॉमी को खुलकर अपनाया, और न सिर्फ अपनाया बल्कि अपने देश में उद्योगों और प्रोडक्शन दोनों पर जोर दिया और पूरी दुनिया में अपने लिए बाजार खोला। यही कारण है कि वामपंथी सरकार होने के बावजूद चीन दुनिया की एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। केरल में राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला बहुत पुराना है और खासकर आरएसएस पे, गुरु गोलवलकर पर भी
केरल के त्रिवेंद्रम के पास हमला हुआ था 1948 में। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस लड़ाई का होगा क्या, कौन जीतेगा वैचारिक मतभेद की इस खूनी लड़ाई को। बीजेपी ने केरल में पहली बार विधानसभा चुनाव में अपना खाता भी खोल लिया है और इसे वो केरल में बड़ी जीत मान रही है। तो दूसरी तरफ सीपीएम का दावा है कि केरल में बीजेपी की दाल नहीं गलेगी। केरल जल भी रहा है और मर भी रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर विचारधारा की इस खूनी लड़ाई में जीत किसकी होगी। इसका जवाब जानने के लिए केरल की मौजूदा राजनीति में बीजेपी और सीपीएम दोनों की स्थिति समझना बेहद जरूरी है। बीजेपी ने केरल में इस बार अपना खाता भी खोल लिया है और ये एक बड़ी घटना है, क्योंकि केरल में बीजेपी की जीत के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। 2016 में केरल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नेमाम से एक सीट जीती है। ये केरल के राजनीतिक इतिहास में बीजेपी की पहली ही जीत है। विधानसभा चुनाव में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ ने 99 सीटें जीती। सीपीएम ने सरकार बनाई, लेकिन बीजेपी और आरएसएस का प्रभाव केरल में लगातार बढ़ रहा है, ऐसा आरएसएस का मानना है। लेकिन इसी मामले पर सीपीएम की राय बिल्कुल उलट है। सीपीएम को ऐसा लगता है आरएसएस के जो ग्रोथ, केरल आपको मालूम है संघ का शाखाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा शाखा वहां है। 1942 से संघ का काम है वहां, और ये काम बढ़ाने से नुकसान होगा सीपीएम के लिए, ऐसा उनका सोच है। केरला सिर्फ एक स्टेट है जहां संघ का ये कम्युनल पॉलिटिक्स, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का पॉलिटिक्स, पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स सफल नहीं हो पाए। संघ परिवार को पूरा देश में उसका कंट्रोल रहा अभी है, लेकिन केरला में कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ है। इसलिए वो केरल को डिफेम करने के लिए और पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये हिंसा कर रहा है। आरएसएस केरल में हिंसा का आरोप हमेशा सीपीएम पर लगाता है और इसके लिए वो जिम्मेदार प्रदेश के अपने बढ़ते प्रभाव को मानता है। मौजूदा समय में पूरे देश में जो राष्ट्रवाद का माहौल तैयार हुआ है और जिस तरह से देश के अधिकतर राज्यों पर बीजेपी या तो अकेले सत्ता चला रही है या साझे में सत्ता चला रही है, उससे केरल में भी वो अपने मौकों को लेकर ज्यादा उत्साहित है। केरल को बीजेपी असम की तरह मानकर चल रही है। आज असम में बीजेपी की सरकार है। असम में बीजेपी ने कांग्रेस की 15 साल की सत्ता को खत्म किया। केरल में अगर धर्मों का समीकरण देखेंगे तो बीजेपी और आरएसएस के इन दावों में थोड़ा दम नजर आएगा। केरल में हिंदू 54.73% हैं, जबकि 26.56% मुसलमान आबादी है। 18.38% ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, जबकि अन्य का प्रतिशत 0.33 है। आरएसएस का मानना है कि हिंदू धर्म को मानने वालों में उनकी गहरी पैठ है। आरएसएस का आरोप सीपीएम पर यह भी है कि आरएसएस के बढ़ते प्रभाव की वजह से सीपीएम का कैडर बेस कम हो रहा है, जिससे वो आग बबूला हो रहा है। क्योंकि सीपीएम का काम केरल में ज्यादातर 98% हिंदुओं के बीच में ही है। अगर एक नया शाखा केरल में शुरू हो गया है तो इसका मतलब कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर कुछ युवा लोग केरल में संघ में आना पड़ेगा। ऐसे ही शाखा शुरू होते हैं। ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के कारण संघ में आने वाले लोगों को रोकने के लिए ही ये सभी हमला शुरू हो गया। दूसरी तरफ सीपीएम का कहना है कि केरल की जनता ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूरी तरह नकार दिया और बीजेपी के लिए केरल दूर की कौड़ी है। हकीकत यह है कि बीजेपी का बहुत ही सीमित सपोर्ट है। बीजेपी की तमाम लीडर्स तमाम प्रयासों के बाद केरल की जनता ने जवाब दे दिया। अभी जितने 86 बाई इलेक्शंस भी हुए हैं, बहुत भारी पैमाने पर एलडीएफ जीते हैं। वो तो एक तरफ है। विचारधाराओं की इस लड़ाई में खून लगातार बह रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर केरल इस लड़ाई में कब तक पिसता रहेगा, और ये सवाल फिलहाल बना हुआ है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आरएसएस ये भी तर्क देती है कि
जहां पर उनकी पार्टी का प्रभाव है, यानी पूरे हिंदी हार्टलैंड और साउथ के कुछ भागों में, वहां पर सीपीएम के दफ्तरों पर आरएसएस और बीजेपी के लोग हमला क्यों नहीं करते? क्यों आरएसएस के दफ्तर में सीपीएम के प्रभाव वाले राज्य में तोड़फोड़ होती है? ये भी उनका एक बहुत बड़ा तर्क है कि सीपीएम जानबूझकर आरएसएस को टारगेट कर रही है। हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन टुनाइट विद दीपक चौरसिया के बाद देखिए शाहरुख खान के साथ मेरा इंटरव्यू।